Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zaid, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Hyder Medical University. Dear viewers, today I am going to discuss an important topic of Hematology 1 course, and the topic is erythropoiesis. As the name indicates that this word is the combination of two Greek words. One is erythro and poiesis. Erythro means red blood cells and poiesis means formation. So we can say that erythropoiesis is the formation of red blood cells. लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल उभरते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है उसमें आरबीसीज मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद आरबीसी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 और इसी तरतीब से बनते हैं। तो अगर हम इस डेफिनेशन को फर्दर स्पेसिफाई कर ले कि हम कहें कि एरिथ्रोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसमें आरबीसी की मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रोलिफरेशन होती है। तो इसके बाद अगर हम इस सेल को देखें, ये सेल आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरेशन की तरफ जाता है और एंड प्रोडक्ट जो है वो एक मैच्योर रेड ब्लड सेल्स इसके फॉर्म में आता है। तो अगर हम ये कहें कि आरबीसी या एरिथ्रोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल की मल्टीप्लिकेशन, फिर उसकी प्रोलिफरेशन और फिर मैच्योरेशन होती है। बट जस्ट रिमेंबर कि ये प्रोलिफरेशन और ये मैच्योरेशन और ये मल्टीप्लिकेशन is basically influenced by certain growth factor and hormones. So we can further specify our definition that erythropoiesis is that process in which there is multiplication, formation, proliferation and maturation of red blood cells under the influence of certain growth factors and hormones is known as erythropoiesis. So now this definition is complete definition. एरिथ्रोपोइसिस पढ़ने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स क्या हैं कि हमें देखना होगा कि जब हम एक सेल को आइडेंटिफाई करते हैं कि आया ये प्रोएरिथ्रोब्लास्ट है या बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है या पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है और इसी तरह एर्थोक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स अपनाने होंगे और अपने माइंड में रखना होगा। और वो रूल्स क्या है? नंबर फर्स्ट के व्हाट इज द साइज ऑफ अ सेल। सो जो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट है ये मैच्योरेशन का फर्स्ट स्टेज है जिसको हम माइक्रोस्कोप में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस सेल का साइज बड़ा होता है, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है। तो हम कहते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस में एक सेल का साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है। फिर इसके बाद है शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स कि अगर हम पहचाने कि ये कौन सा सेल है तो हमें सेल का शेप भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोएरिथ्रोब्लास्ट को देखें तो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट इज एन इर्रेगुलर सेल, राउंड भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली ये इर्रेगुलर के फॉर्म में हमें नजर आता है। फिर इसके बाद राउंड बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट और फिर इसके बाद मैच्योर आरबीसी जो कि एक बाइकनकेव डिस्क लाइक शेप है। तो साइज में भी कंटिन्यूसली वेरिएशन आती है। फिर इसके बाद हमें देखना होगा कि एक सेल का साइटोप्लाज्म कैसा है। तो अगर हम सेल को देखें, हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस सेल के साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू दिस सेल ज्यादा है। फिर इसके बाद न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, साइटोप्लाज्म आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता जाता है और एंड पर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म ही रहता है जो कि मैच्योर आरबीसी है। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म का कलर कैसा है, इसमें ग्रेनुल्स हैं कि नहीं है, तो ये भी हमें देखना होगा एरिथ्रोपोइसिस के सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर इसके बाद न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज भी देखा जाता है और फिर इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी देखा जाता है कि न्यूक्लियोलस आहिस्ता आहिस्ता फेड होता जाता है और खत्म होता जाता है और एंड में न्यूक्लियस भी रेड ब्लड सेल से निकल जाता है।
फिर न्यूक्लियस में एक और चीज हम देखते हैं कि क्रोमेटिन पैटर्न एक सेल का कैसा है। तो जब भी एक सेल इमेच्योर सेल होता है उसका क्रोमेटिन पैटर्न ओपन होता है, मींस कि क्रोमोसोम्स आर बेसिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, and whenever the cell is going to mature, the chromosomes become more condensed, and therefore the size of the nucleus become smaller and smaller, and at the end this nucleus is basically extracted out from the red blood cells precursor. Now these are the maturation series that how an erythrocyte is basically produced. So erythrocyte is produced from pluripotent hematopoietic stem cells, just like other cells like platelets and WBCs. But when interleukin 1, interleukin 6 and interleukin 3 act on pluripotent stem cells, it divides into burst forming unit erythroid. बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्राइड इसको इसलिए कहते हैं कि जब इन सेल्स को, ये जो बर्स्ट फॉर्मिंग सेल्स हैं, इनको ग्रो किया गया इन विट्रो, तो इनमें रैपिड प्रोलिफरेशन हुई। तो चूंकि रैपिड प्रोलिफरेशन इन सेल्स में होती है इसलिए इसको कहते हैं बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट। फिर बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। जस्ट रिमेंबर that in bone marrow each cell have different colonies, like WBCs have different colonies, RBCs have different colonies, megakaryocytes have different colonies. So जो red blood cells हैं वो basically मैक्रोफेज के इर्द गिर्द यूजुअली रिलाई करते हैं, क्योंकि मैक्रोफेज also basically provide iron to the erythroid series. So in bone marrow this macrophage is also known as nurse cell because it feeds iron to erythroid series, that's why it is known as nurse cell. तो इसलिए erythroid series भी कॉलोनीज में ही रहती है। फिर इसके बाद जब ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और एरिथ्रोपोएटिन इन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पे एक्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होते हैं प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। रिमेंबर कि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट इज द फर्स्ट स्टेज that we can easily identify it in bone marrow. So that's why it is known as precursor cells, and which is known as proerythroblast, and so on: basophilic erythroblast, polychromatophilic erythroblast, orthochromatophilic erythroblast, reticulocyte, and then mature red blood cell. So we will discuss all these cells one by one. So the first stage of erythroid series that we can easily identify it in the bone marrow in a light microscope is proerythroblast. So there are certain properties of these proerythroblast on the basis of which we can identify that this cell is proerythroblast. So we have to remember the five major properties of cell that we can describe it, and these are size of the cell, shape of the cell, then cytoplasm, nucleus. तो इनको हम माइंड में रख के फिर सेल्स को मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे। सो अगर हम इस सेल को देखें जो कि एक प्रोएरिथ्रोब्लास्ट है, जस्ट रिमेंबर जैसे हमने कहा कि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिथ्रोइड सीरीज दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इन द ऑन द बेसिस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। सो इस सेल को अगर हम देखें तो इस सेल का साइज एज कंपेयर टू दिस आरबीसी इज टू मच लार्जर इन साइज। तो इसके बाद हम शेप को देखते हैं कि दिस सेल इज इरेगुलर इन शेप। एक और चीज हम इजीली देख सकते हैं कि ये एयर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में पाए जाते हैं। तो इसके बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस सेल इज प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म प्रोएरिथ्रोब्लास्ट का साइटोप्लाज्म कम होता है बनिस्बत न्यूक्लियस के, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि NC रेशो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट की ज्यादा होती है, मींस कि न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो इज हायर इन प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। सो न्यूक्लियस इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट्स व्हाई द NC रेशो ऑफ दिस सेल इज इंक्रीज। फिर इसके बाद जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है इसका कलर है लाइट ब्लू इन कलर, और साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। एक और चीज हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर पेरीन्यूक्लियर हेलो हमें नजर आती है, मींस के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द
एक खाली स्पेस हमें नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर हेलो। फिर न्यूक्लियस की बारी आती है कि न्यूक्लियस इस सेल का लार्जर होता है और साइज में भी लार्ज है और राउंड इन शेप है। क्रोमेटिन पैटर्न इस सेल का इंक्रीज होता है, रिमेंबर, और इस सेल में 2 to 3 न्यूक्लियोलस मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि हमें ये नजर आ रहा है। न्यूक्लियोलस में रिमेंबर कि न्यूक्लियोलस में आरएनए होती है जो कि फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस में अहम रोल अदा करती है। एक और प्रॉपर्टी जो कि इस सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है और वो ये है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन विच हेमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट्स। हेमोग्लोबिन सिंथेसिस एक है स्टार्ट होना, एक है अपेयर होना। तो इस स्टेज में हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, अब अपेयर नहीं होती, इसलिए साइटोप्लाज्म जो है वो बेसोफिलिक या ब्लू इन कलर है। फिर इसके बाद है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट आर बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। एज द नेम इंडिकेट दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल इज कंप्लीटली बेसोफिलिक, दैट्स व्हाई दिस सेल इज नोन एज बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। फिर साइज में ये सेल्स प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से साइज में ये कम होता है क्योंकि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट इज डिवाइड इनटू 2 बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो है कलर इसका बेसोफिलिक है एंड देयर इज नो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो न्यूक्लियस जो प्रीवियस सेल है उसके मुकाबले में न्यूक्लियस कम है, जबकि साइटोप्लाज्म थोड़ा सा ज्यादा है उस सेल के मुकाबले में। अगर हम इसको देखें तो साइटोप्लाज्म इस सेल का कम है, जबकि साइटोप्लाज्म इस सेल का बनिस्बत न्यूक्लियस के ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेल का इनसी रेशो बनिस्बत उस सेल के इनसी रेशो के मुकाबले में कम है। बाकी यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस इस स्टेज में नजर आ सकते हैं एंड क्रोमेटिन पैटर्न इज स्टिल ओपन। पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट इस सेल की एक प्रॉपर्टी कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन विच हेमोग्लोबिन अपीयर इन द साइटोप्लाज्म। अगर हम देखें कि ये एक आरबीसी है और ये पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है, इसका साइटोप्लाज्म और आरबीसी का साइटोप्लाज्म तकरीबन मैच करता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। ये कंप्लीटली पिंक है, जबकि इसमें दो कलर नजर आ रहे हैं, एक पिंक कलर का और दूसरा बेसोफिलिक कलर का, और इनके कॉम्बिनेशन से ये कलर बनता है। क्योंकि इसमें दो कलर्स हैं इसलिए हम इसको कहते हैं पॉलीक्रोमेटोफिलिक। पॉली मीन्स ज्यादा, क्रोमेटो मीन्स कलर एंड फिलिक जो कि बेसिकली दिस सेल लव टू कलर्स, दैट्स व्हाई दिस सेल इज नोन एज पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। एक और प्रॉपर्टी इस सेल की ये है कि इस सेल की इनसी रेशो बनिस्बत बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट की कम होती है, मींस कि न्यूक्लियस जो है वो साइज में आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, जबकि साइटोप्लाज्म का अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है इस सेल के, और ये क्रोमेटिन बनिस्बत बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के कंडेंस होता है। अब अर्थोक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट आर लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो अगर हम इस सेल को आरबीसी के साथ कंपेयर करें तो इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म अगेन बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ न कुछ बेसोफिलिया मौजूद है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेल इज that the nucleus will be completely eccentric, means कि एक साइड पे न्यूक्लियस मौजूद होगा। क्योंकि हेमोग्लोबिन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए हेमोग्लोबिन बेसिकली पुश द न्यूक्लियस towards the side of the cell, and at the end of this stage this nucleus is basically removed from the cell। तो ये वो स्टेज है जिसमें से न्यूक्लियस सेल से निकल जाता है। लेकिन आरबीसी की मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि आरबीसी के मेम्ब्रेन में रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए जब न्यूक्लियस निकल आता है तो जो आरबीसी का मेम्ब्रेन है वो दोबारा वापस जुड़ जाता है और रेड सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होता और उसका साइज पे भी इफेक्ट नहीं होता। नाउ रेटिकुलोसाइट ये एक रेटिकुलोसाइट है। अगर हम इसको रेटिक स्टेन करें, जो कि एक स्पेशल स्टेन है,
स्टेन दो किस्म के होते हैं, एक रूटीन स्टेन और दूसरा स्पेशल स्टेन। तो स्पेशल स्टेन वो स्टेन है जो कि सेल का एक स्पेसिफिक पोर्शन को स्टेन करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेशल स्टेन। तो चूंकि ये रेटिकुलोसाइट स्टेन सिर्फ और सिर्फ आरएनए को स्टेन करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्पेशल स्टेन। तो जब रेटिकुलोसाइट रेटिक स्टेन से हम इसको स्टेन करें तो हम इसको रेटिकुलोसाइट कहते हैं, लेकिन अगर ये रिबनोइड की स्टेन से हम इसको स्टेन करें तो हम इसको कहते हैं पॉलीक्रोमेसिया या पॉलीक्रोमेटोफिलिक सेल, क्योंकि स्टिल देयर आर सम रेमिनेंट्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन दिस सेल, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉलीक्रोमेटोफिलिक। एक और चीज कि ये वो स्टेज है जिसमें से ये आरबीसी बोन मैरो से निकल आता है और फिर पेरिफेरल सर्कुलेशन में ये 48 आवर्स लेते हैं एक मैच्योर आरबीसी बनने तक। Now mature RBC is basically a biconcave shape because nucleus is basically removed from the cell, so that nucleus basically remain a groove in the RBC. That's why this RBC is biconcave in shape. If we observe this RBC from a side, तो हमें ये बाइकनकेव नजर आएगा, लेकिन अगर हम इसको टॉप से देखें तो हमें ये डिस्क लाइक शेप नजर आएगा। इस आरबीसी के जो साइड है वो 2.0 माइक्रोमीटर है, जबकि इसका डायमीटर 7.5 माइक्रोमीटर होता है एवरेज अगर हम निकालें। तो ये मैच्योर आरबीसी है और मैच्योर आरबीसी रिमेंबर कि इसमें हेमोग्लोबिन साइडों पे ज्यादा होगा बनिस्बत सेंटर के। तो सेंट्रल हमें नजर आता है, सेंट्रल पैरेलल एरिया हम इसको कहते हैं। अगर ये सेंट्रल पैरेलल एरिया कम है तो हम इसको कहते हैं हाइपोक्रोमिया, अगर ये सेंट्रल पैरेलल एरिया ज्यादा है तो हम इसको कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक। Now there are central factors that basically promote the process of erythropoiesis, and the most important thing is a hormone which is responsible to promote erythropoiesis, and that hormone is known as erythropoietin, which play a major role in the process of erythropoiesis. Erythropoietin is released from two organs, that is liver and kidney, but 90% of erythropoietin is released from the kidney, while 10% of erythropoietin is released from the liver. There are certain interleukins like interleukin 3, interleukin 6 and interleukin 1 which also play an essential role in promoting the process of erythropoiesis, but other factors are also essential like iron and vitamin B12 and folic acid. They are also required for the process of erythropoiesis because hemoglobin, one of the important component of hemoglobin is iron, so that's why proper iron transportation is essential to promote the process of erythropoiesis. Furthermore, vitamin B12 and folic acid is also required because vitamin B12 and folic acid is essential to synthesize DNA. So that's why these are the factors that basically help in the process of erythropoiesis. Now, how erythropoietin is regulated? So this figure shows that, as we discussed earlier, that 90% of the erythropoietin is released from the kidney. Now, how this erythropoietin is released from the kidney and how the process of erythropoiesis is regulated by erythropoietin. So this is late birth forming unit, colony forming unit, erythroid, and this is pronormoblast. So on the surface of this cell there are receptors for erythropoietin. This is reticulocyte and this is RBC, and we know that RBC carries oxygen towards the peripheral circulation and peripheral distal part of the body. So when there is some deficiency of oxygen, so in the kidney there is oxygen sensors, and when there is deficiency of oxygen, these oxygen sensors sense that there is little oxygen carried by these cells, so that's why they stimulate peritubular interstitial cells of outer cortex, which basically release erythropoietin. So when there is increased concentration of oxygen deficiency, so more erythropoietin will be released from the kidney, and this erythropoietin will stimulate the process of erythropoiesis, and more RBCs will be formed. Now another important thing which is essential, that at high altitude there is oxygen deficiency.
So that's why when there is oxygen deficiency, more erythropoietin will be released at high altitude. So that's why in those areas where there is oxygen deficiencies, individuals will have increased concentration of red blood cells in their blood as compared to normal individuals. Another thing, like hypoxia, they also stimulate the process of erythropoiesis, because in hypoxial condition there will be deficiency of oxygen. So oxygen sensor will sense that there is deficiency of oxygen, so those sensors will stimulate the peritubular interstitial cells, which will release erythropoietin, and the process of erythropoiesis will be stimulated. Thank you so much.